Good morning, dear students. So, the next principle given by Henry Fayol is remuneration of persons. Remuneration मतलब सैलरी, वेजेस या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें जॉब के बदले में मिलता हो, whether it is in cash or in kind. So, according to this principle, employees in the organization must be paid fairly. फेयल का कहना ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉय काम करता है उसको फेयर पेमेंट मिलना चाहिए, एडिक्वेट यानी प्रॉपर पेमेंट मिलना चाहिए जिससे उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो. द एम्प्लॉयज़ शुड बी पेड फेयर वेजेस एंड सैलरीज विच वुड गिव एट लीस्ट अ रीज़नेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. कम से कम वो अपना एक नॉर्मल लिविंग स्टैंडर्ड को अचीव कर सके. एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी. ऐसा नहीं कि एम्प्लॉय का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है तो हमें हाई पेमेंट ही करना ज़रूरी है. ये भी देखना चाहिए कि कंपनी की पेइंग कैपेसिटी क्या है. द फेयर वेज इज़ डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू. अब ये फेयर वेजेस क्या हैं, हमें कैसे पता चलेगा व्हाट वेजेस आर फेयर. फेयर वेजेस डिपेंड करती हैं फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द कंसर्न. कंपनी की जो भी फाइनेंशियल कैपेसिटी है उसके हिसाब से वेजेस देनी चाहिए. एंड कंपनी को मिनिमम वेज एक्ट ऑफ गवर्नमेंट को भी फॉलो करना चाहिए. एंड द वेजेस एंड सैलरीज पेड बाय कॉम्पिटिटर्स. कॉम्पिटिटर क्या पे कर रहा है उसे भी एक बार कंसिडर कर लेना चाहिए और गवर्नमेंट ने जो मिनिमम वेज तय की है उसे भी कंसिडर करना चाहिए. फॉर एग्जांपल, अगर एक पर्टिकुलर ईयर में किसी ऑर्गेनाइजेशन ने जनरल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर लिया है, ठीक है, देन अपार्ट फ्रॉम गिविंग एक्स्ट्रा प्रॉफिट टू शेयर होल्डर्स and owners, some part of profit must be given to employees also in the form of bonus. जनरली हम क्या स्टडी करते हैं कि प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा डिविडेंड की फॉर्म में शेयर होल्डर्स को दे दिया जाता है. तो यहाँ ये कहना चाह रहा है कि कभी कभी वो प्रॉफिट का हिस्सा एम्प्लॉयज़ को भी मिल जाना चाहिए बोनस की फॉर्म में. इससे वो इंकरेज होंगे, मोटिवेट होंगे, और ज़्यादा एफर्ट करेंगे और कंपनी के प्रॉफिट्स और ज़्यादा इंक्रीज होंगे. इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, किस चीज़ का पॉजिटिव इफेक्ट है? अगर आप फेयर पेमेंट करते हैं तो इफ़ यू आर पेइंग फेयर देन एम्प्लॉयज़ गेट मोटिवेटेड, डिवोशन से काम करेंगे, कमिटमेंट से काम करेंगे. एंड अगर आप रेम्यूनरेशन फेयर नहीं पे करते हैं देन इट लीड्स टू इंक्रीज इन टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी एम्प्लॉयज़ का एब्सेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, एम्प्लॉयज़ नेगेटिव हो जाएंगे एंड दे फील डिससेटिस्फैक्शन एंड डीमोटिवेट होंगे, डिससेटिस्फाइड फील करेंगे. Next is centralization and decentralization. So first of all we must know the meaning of centralization and decentralization. Centralization का मतलब होता है concentration of authority और power in few hands at top level. अगर सारी पावर सिर्फ टॉप लेवल के हाथ में ही हो, सारी अथॉरिटी अगर एक ही लेवल के पास हो तो उसे हम सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं. और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब कि अगर उसी अथॉरिटी को हम लोअर लेवल्स तक डिस्ट्रीब्यूट कर दें, दैट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. तो फेयल ने ये कहा है कि एक कंपनी ना तो कम्प्लीटली सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए और ना ही कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए, बट देयर मस्ट बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. फेयल का कहना ये है कि ना तो आप कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन कीजिए ना ही आप कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन कीजिए, बल्कि आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के रखिए. लेकिन ये चीज़ भी डिपेंड करती है नेचर एंड साइज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जैसे अगर एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है और वेल ऑर्गेनाइज हो सकता है वो सिर्फ सेंट्रलाइज टेक्निक से, मतलब आप एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रलाइज टेक्निक से चला सकते हैं. यानी ऐसा हो सकता है जहाँ बहुत कम लोग एम्प्लॉयज़ काम करते हों वहाँ पे आप अथॉरिटी कंसंट्रेट कर सकते हैं सिंगल हैंडेड. बट लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है. और सेकेंडली, अगर एम्प्लॉयज़ एफिशिएंट हो, कॉम्पिटेंट हो, देन दे कैन बी ट्रस्टेड. उन पे ट्रस्ट किया जा सकता है डिसेंट्रलाइजेशन के साथ. बट इफ़ एम्प्लॉयज़ आर नॉट फुल्ली डेवलप्ड एंड आर लेस इन नंबर, अगर एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा समझदार नहीं हैं और कम भी हैं तो वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन ही होना चाहिए. फिर फेयल ने एडवाइस किया नॉट टू हैव कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन और कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन, बट देयर मस्ट बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. फॉर एग्जाम्पल, हमारी कंट्री में जो पंचायत सिस्टम है, दे हैव बीन गिवन मोर पावर्स टू डिसाइड एंड स्पेंड फंड्स ग्रांटेड टू देम बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट इनको फंड्स प्रोवाइड करती है बट इनको पावर मिली हुई है, ये अपना डिसीज़न खुद ले सकते हैं कि विलेजर्स के वेलफेयर के लिए वो फंड्स हमें
दिस इज़ सेंट्रलाइजेशन एट नेशनल लेवल। इसका मतलब गवर्नमेंट ने अपनी जो पावर्स हैं वो ग्रांट की हुई हैं पंचायत को, यानी डिसेंट्रलाइज की हुई है नेशनल लेवल पे। इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं? बेनिफिट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन एज वेल एज डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें दोनों का बेनिफिट है, सेंट्रलाइजेशन का भी और डिसेंट्रलाइजेशन का भी। एंड फास्ट डिसीजंस एट ऑपरेशनल लेवल एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल बाय टॉप लेवल। जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो फास्ट डिसीजन ले पाएगा और जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो स्ट्रिक्टली कंट्रोल कर पाएगा। बट अगर हम इसको नहीं फॉलो करें तो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन की वजह से डिले हो सकता है और कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से अथॉरिटी का मिसयूज़ हो सकता है। मतलब अगर हम सारा का सारा पावर टॉप लेवल को ही दे दें तो उससे काम में देर होगी, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें भी हमें पूछने के लिए जाना पड़ेगा। और कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन अगर सारी ही अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो नेचुरली अथॉरिटी का मिसयूज़ होगा। ठीक है। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन मीन्स लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ सुपीरियर्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक। फियोल का कहना ये है कि स्केलर चेन फॉलो होनी चाहिए स्ट्रिक्टली इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये स्केलर चेन क्या है? ये लाइन ऑफ अथॉरिटी है। मीन्स जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, आप इस लेडर की हेल्प से समझिए, दिस इज़ टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड दीज आर सबॉर्डिनेट्स। फियोल का कहना ये है कि कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर पास ऑन होती है तो वो हर चेन के हर की के थ्रू होना चाहिए, यानी इनको कीज़ बोला है। ठीक है, हर आदमी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। फियोल ने इंसिस्ट किया द चेन मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड इन द ऑर्गेनाइजेशन। एवरी इंफॉर्मेशन मस्ट पास थ्रू एवरी की ऑफ दिस चेन। नो स्किपिंग ऑफ एनी वन की शुड बी अलाउड। किसी एक को भी आदमी को आपको स्किप नहीं करना है। मीन्स ए ने अपने सबॉर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन दिया बी को, बी इंस्ट्रक्शन देगा सी को, देन सी टू डी, डी टू ई एंड ई टू एफ। इसी तरह से अगर वो दूसरे डिपार्टमेंट की बात करता है देन ही विल गिव इंस्ट्रक्शंस टू एल, देन एम, देन एन, देन ओ एंड देन पी। तो ये चेन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से अगर नीचे से ऊपर कोई सजेशन जाना है या कोई रिपोर्ट जाना है तो वो भी अपने अपने इमीडिएट सुपीरियर को ही जाएगा। एफ विल रिपोर्ट टू ई, ई विल रिपोर्ट टू डी, देन सी, देन बी एंड देन ए। सी इट इज़ रिटन अकॉर्डिंग टू स्केलर चेन प्रिंसिपल, इफ़ ई वॉन्ट्स टू कॉन्टैक्ट ओ, अगर ई को ओ से कॉन्टैक्ट करना पड़े, ठीक है, तो अगर हम स्केलर चेन के हिसाब से चलेंगे तो ये पहले यहाँ कॉन्टैक्ट करेगा, यहाँ 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 और उसके बाद यहाँ। तो इससे क्या होगा? अगर चेन ब्रेक कर दी देन देयर आर चांसेस ऑफ कम्युनिकेशन गैप इन द ऑर्गेनाइजेशन। बट कभी कभी स्केलर चेन बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाती है, जैसे ई और ओ के केस में बहुत लंबी प्रोसेस हो गई। एंड इफ़ सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी पास्ड, और अगर कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें पास करना है तो वो देर हो जाएगी उसमें इन केस ऑफ इमरजेंसी एंड अर्जेंट इन्फॉर्मेशन। तो फियोल ने एक शॉर्टकट भी परमिट कर दिया विच इज़ कॉल्ड गैंग प्लैंक। See here it is shown, if E wants to talk to O or wants to communicate to O, gangplank can be used. अब ये gangplank क्या है? What is gangplank? Fiol permitted a shortcut. ये shortcut दिया है. It means direct communication between the employees working at different positions without following the scalar chain. गैंग प्लैंक का मतलब ये है कि कोई भी दो ऐसे एम्प्लॉयज़ जो सेम लेवल पे काम करते हों, ये ई एम से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, इनका लेवल सेम है, इसलिए ये डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं ताकि स्केलर चेन की लॉन्ग प्रोसेस से बचा जा सके। इस चीज़ को फियोल ने गैंग प्लैंक बोला है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ ई वॉन्ट्स टू पास सम अर्जेंट इन्फॉर्मेशन टू ओ, then instead of following the long route of scalar chain, he can directly communicate with O by constructing a gangplank. Generally, workers cannot directly communicate with CEO, but through gangplank it is possible. Scalar chain के हिसाब से चले तो इसके थ्रू ही बात जाएगी, but they can also use gangplank in case of any emergency. What are the positive effects? अगर हम इसको follow करते हैं चेन को, then there will be systematic flow of information and there will be no communication gap in the organization. But if it is not followed, there may be a communication gap and no clarity in authority and responsibility relationship will be there. Authority और responsibility का relation भी clear नहीं होगा, किसी को नहीं पता चलेगा कौन किसका superior है, कौन किसका subordinate है.
नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। इस प्रिंसिपल में ऑर्डर का मतलब कमांड करना नहीं है, बट इट रेफर्स टू ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल। ऑर्डर का मतलब जनरली हम क्या सोचते हैं, किसी को ऑर्डर देना, किसी को कमांड करना, बट इस प्रिंसिपल में हमने एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट की बात की है। कोई भी आदमी, कोई भी मटेरियल, उसका एक फिक्स प्लेस होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। सो फ्योल ने क्या कहा, दैट देयर मस्ट बी अ फिक्स्ड प्लेस टू कीप एवरी मटेरियल and thing used in the organization, and fixed place or seat or cabin for every employee of the organization, so that no time and energy is wasted in search of any material of person। फ्योल का कहना ये है कि हर चीज़ की और हर आदमी की जगह एक फ़िक्स होनी चाहिए। जैसे आप स्कूल देखते हैं अपना, तो रिसेप्शन प्लेस फिक्स्ड है कि अगर आपको कुछ इंक्वायर करना है, यू कैन गेट इंक्वायरी फ्रॉम रिसेप्शनिस्ट। अगर आपको प्रिंसिपल से मिलना है, यू कैन गो टू प्रिंसिपल ऑफिस। अगर आपको बुक्स की ज़रूरत है, यू कैन गो टू लाइब्रेरी। तो हर चीज़ का भी फिक्स प्लेस है और हर एम्प्लॉय का भी एक फ़िक्स प्लेस है, ताकि आपको सर्चिंग ना करनी पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ अ वर्कर इज़ इन नीड ऑफ ए टूल, अगर एक वर्कर को एक टूल की ज़रूरत है तो उसको पता होना चाहिए वो किस टूल बॉक्स में मिलेगा या किस टूल रूम में मिलेगा। एंड इफ़ ही नीड्स गाइडेंस फ्रॉम सुपरवाइज़र, ही मस्ट नो, अगर उसको सुपरवाइज़र से कुछ पूछना है तो उसको ये भी पता होना चाहिए कि सुपरवाइज़र का केबिन कहाँ है। क्योंकि अगर इन चीज़ों का फिक्स प्लेस नहीं होगा या इन पर्सनस का फिक्स प्लेस नहीं होगा, तो वर्कर विल वेस्ट हिज टाइम एंड एनर्जी इन सर्च ऑफ टूल्स और सुपरवाइज़र। वर्कर तो टाइम वेस्ट करेगा, कभी वो टूल्स ढूंढने जाएगा, कभी वो सुपरवाइजर्स को ढूंढने जाएगा। सो व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ दिस प्रिंसिपल? नो वेस्टेज ऑफ टाइम इन सर्च ऑफ मैन और मटेरियल। एक तो उसने टाइम वेस्ट नहीं किया सर्चिंग में, एंड स्मूथ एंड सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल स्मूथ चलेगा, सिस्टमेटिक चलेगा। बट अगर हम प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर को फॉलो नहीं करते, देन देयर इज़ टाइम वेस्टेज, एनर्जी वेस्टेज इन सर्च ऑफ मैन एंड मटीरियल, एंड नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट द पीपल एट द राइट टाइम। जिससे आपको मिलना है वो सही समय पर आपको मिलेगा ही नहीं, बिकॉज आप तो सर्चिंग में बिजी हो जाएंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी मतलब समानता। इक्विटी रेफर्स टू काइंड, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉयज़। इक्विटी का मतलब सबके साथ अच्छा व्यवहार करना। एम्प्लॉयज़ विल पुट देयर मैक्सिमम एफर्ट्स ओनली व्हेन दे आर ट्रीटेड विद काइंडनेस एंड जस्टिस। एम्प्लॉय हमेशा अच्छे से काम करेगा अगर उनके साथ ट्रीटमेंट सही होता हो, काइंडनेस के साथ होता हो, जस्टिस के साथ होता हो। अगर एक मैनेजर बायस्ड है, पार्शियल है, बायस्ड मतलब अगर वो पार्शियलिटी करता है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ डील करने में, देन एम्प्लॉयज़ विल गेट डिससेटिस्फाइड। ऐसे में एम्प्लॉयज़ डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे एंड विल नॉट कंट्रीब्यूट टू देयर मैक्सिमम कैपेसिटी। जब भी हम डिससेटिस्फाइड होते हैं तो हम मैक्सिमम कैपेसिटी से काम नहीं कर पाते। अब इक्विटी का मतलब ये भी नहीं है कि आप इक्वल सैलरी दे दें पियोन को भी और सुपरवाइज़र को भी। इक्विटी का मतलब केवल रूल्स से है कि सबके लिए सेम डिसिप्लिनरी रूल्स होने चाहिए, सबके लिए सेम लीव रूल्स होने चाहिए, चाहे उसका ग्रेड, जेंडर या पोस्ट कुछ भी हो। इक्विटी का मतलब भेदभाव ना होना है ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ और नेशनैलिटी। किसी भी बेस पे आपको भेदभाव नहीं करना है, समान व्यवहार होना चाहिए सभी के साथ। फॉर एग्जाम्पल, इन मल्टीनेशनल कंपनीज पीपल ऑफ वेरियस नेशनैलिटीज़ वर्क। MNCs में तो अलग अलग कंट्रीज़ के लोग काम करते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। एज वी फाइंड अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, सुंदर पिचाई जी हैं, ही बिकेम CEO ऑफ गूगल, जबकि गूगल बाहर की कंपनी है, तो ये भेदभाव नहीं है तभी तो। एंड सुनील सूद बिकम CEO ऑफ वोडाफोन। तो इस तरह से हम इस बिहाफ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। अगर वो पर्सन टैलेंटेड है, अगर उस पर्सन में क्या कहना चाहिए, कैपेसिटी है, क्वालिफिकेशन है काम करने की, तो देयर मस्ट बी नो डिस्क्रिमिनेशन। इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं? एक तो एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाइड रहते हैं, अगर कोई पार्शियलिटी नहीं करता तो सेटिस्फेक्शन होता है, एंड मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ मोटिवेट भी होते हैं और उनका मोराल बूस्ट होता है, मींस मेंटल सेटिस्फेक्शन का लेवल ऊपर हो जाता है। एंड अगर हम ये प्रिंसिपल को फॉलो ना करें, यानी सबको एक समान ना समझें, तो एम्प्लॉयज़ डिससेटिस्फाइड होंगे। अगेन देयर विल बी इंक्रीज इन टर्नओवर, नेगेटिविटी आएगी, एब्सेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, लॉकआउट करेगा, स्ट्राइक के लिए सोचेगा, एंड अनहेल्दी रिलेशंस बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट्स। सुपीरियर सबॉर्डिनेट का रिलेशन खराब हो जाएगा। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। टेन्योर मीन्स टाइम पीरियड,
पर्सोनल मीन्स स्टाफ। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब क्या है कि स्टाफ को एक स्टेबल टाइम दिया जाना चाहिए चीज़ों को सीखने का। मतलब इट रेफर्स टू नो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन एंड ट्रांसफ़र। किसी को बहुत जल्दी हटाना भी नहीं चाहिए जॉब से और ना ही उसे जल्दी से ट्रांसफ़र करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द मैनेजमेंट मस्ट प्रोवाइड द फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी। मतलब अगर किसी को ये डर हो जाए कि मुझे कभी भी हटाया जा सकता है या यहाँ से ट्रांसफ़र किया जा सकता है, तो सबसे पहले उसके माइंड में इनसिक्योरिटी आएगी। और इस प्रिंसिपल में फ्योल ने क्या कहा है कि पहले तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग दो, क्योंकि जब आदमी इनसिक्योर होता है तो वो कभी भी मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन से काम नहीं कर सकता। और फ्रीक्वेंट टर्नओवर, ये बार बार एम्प्लॉयज़ का बदलना इज़ बैड फॉर ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं होता। एंड सच डिसीजन मस्ट बी टेकन व्हेन दे आर ऑलमोस्ट अनअवॉइडेबल। तभी हटाना चाहिए एम्प्लॉयज़ को जब बिल्कुल ही अनअवॉइडेबल सिचुएशन हो कि हटाए बिना काम ही नहीं चलेगा। नॉट ओनली टर्नओवर बट फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र और रोटेशन शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड। ये नहीं कि एम्प्लॉयज़ को हटाने से बात है, आप उसे बार बार ट्रांसफ़र भी मत कीजिए, बिकॉज इट टेक्स सम टाइम टू अ पर्सन टू लर्न। क्योंकि हर आदमी को कुछ काम सीखने में समय लगता है, उसको सेटल होने में टाइम लगता है। एंड बाय द टाइम ही गेट सेटल, जैसे ही वो सेटल होता है अगर उसको ट्रांसफ़र ऑर्डर आ जाए तो ये क्या है, ये रिसोर्सेज का वेस्टेज ही तो है। एन एम्प्लॉय विल नॉट बी एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट हिज बेस्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। जब तक उसने सीखा तब तक तो उसको आपने रखा, और जहाँ वो सीख गया तो वो ट्रांसफ़र हो गया, तो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को तो कोई फ़ायदा नहीं। सो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं? एम्प्लॉयज़ का एफिशिएंसी लेवल बढ़ता है जब वो स्टेबल होकर काम करता है एक जगह पर, और वेस्टेज नहीं होती टाइम और रिसोर्सेज की। बट अगर प्रिंसिपल को फॉलो ना करें तो इसमें सबसे ज़्यादा वेस्टेज है, क्योंकि वो बार बार नई जॉब को सीखने में टाइम लगाएगा एंड वो खुद भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है शुरुआत करना, पहल करना। इनिशिएटिव रेफर्स टू टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। अपनी इच्छा से किसी काम को शुरू करना इनिशिएटिव होता है। फ्योल ने सजेस्ट किया कि ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को चांस दिया जाना चाहिए कि वो भी इनिशिएट करें, वो भी शुरुआत करें किसी चीज़ की। इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ए प्लान इट गिव्स इमेंस सेटिस्फैक्शन टू एम्प्लॉयज़। अगर आप एम्प्लॉयज़ से प्लानिंग में हेल्प ले लेते हो तो उससे एम्प्लॉय भी सेटिस्फाइड होता है। सो मैनेजर्स मस्ट वेलकम द सजेशंस एंड आइडियाज़ ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ से भी सजेशन ले लेना चाहिए, उसके आइडियाज़ को भी सुन लेना चाहिए बिफोर फ्रेमिंग एनी प्लान। इनिशिएटिव का मतलब ये नहीं है कि वो हमारी बात नहीं मान रहा। एक बार डिसीज़न मैनेजमेंट ले ले तो हर एम्प्लॉय को वही फॉलो करना होता है, चाहे वो एम्प्लॉय की सजेशन से लिया गया हो या ना लिया गया हो। बट फिर भी सजेशन लेना क्यों कहा गया है? ताकि उसको अपना एक इन्वॉल्वमेंट महसूस हो। लाइक सी फिगर के थ्रू भी दिखाया हुआ है, ये अपना एक सजेशन दे रहा है एंड दे आर लिसनिंग प्रॉपरली। ये आराम से सुन रहे, चाहे डिसीजन ये खुद लें, बट ही इज़ गिविंग सजेशन। इसको क्या फीलिंग आ रही है यहाँ पे? बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आ रही है, इसको एक जुड़ाव महसूस हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के साथ। सी फॉर एग्जाम्पल, बिफोर सेटिंग अप ऑफ प्लान सेट करने से पहले मैनेजर को सबके सजेशन सुन लेने चाहिए, आइडिया ले लेना चाहिए एम्प्लॉयज़ का, और ताकि वो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन कर सकें। बट वंस द प्लान इज़ मेड, एक बार प्लान फाइनल हो गया तो एम्प्लॉय उसे ही फॉलो करता है और उसे ही इम्प्लीमेंट करता है। इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं? इससे एम्प्लॉयज़ में एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग डेवलप हुई एंड एम्प्लॉयज़ अचीव द टारगेट ऑन टाइम। एम्प्लॉय को क्या लगेगा कि मुझसे कंसल्ट करके ही ये काम किया गया, ये डिसीज़न लिया गया है, तो वो अपना टारगेट भी टाइम पे पूरा करेगा। लेकिन अगर हम एम्प्लॉय को पूछेंगे ही नहीं, उससे बात ही नहीं करेंगे, सिर्फ डिसीज़न देंगे, तो एम्प्लॉयज़ विल नॉट वर्क टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी और वो डीमोटिवेशन भी फील करें। एंड द 14th प्रिंसिपल इज़ नाउ एस्पिरिट डी कॉर्प्स। मतलब यूनियन इज़ स्ट्रेंथ, यूनिटी है तो सब कुछ है। सो मैनेजमेंट मस्ट एनकरेज एंड प्रमोट टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हारमनी। मैनेजमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि लोग टीम में रह के काम करें, यूनिटी में रह के काम करें, हारमनी बना के रखें। दिस विल ब्रिंग कोऑर्डिनेशन, इससे तालमेल सही बैठेगा, कॉपरेशन आएगा। एक मैनेजर को आई से वी को रिप्लेस कर देना चाहिए, यानी जो फीलिंग होती है इंडिविजुअलिज्म की उसको वी में कन्वर्ट कर देना चाहिए, मतलब टीम वर्क करना चाहिए। दिस विल गिव राइज टू म्यूचुअल ट्रस्ट। इससे क्या होगा? एक दूसरे पर विश्वास करेंगे लोग, एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करेंगे, बिलोंगिंगनेस आएगी टीम मेंबर्स में, एंड इट विल मिनिमाइज द नीड फॉर यूजिंग पेनल्टीज़। इसमें पेनल्टीज़ का यूज़ भी अपने आप कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक प्रोडक्शन मैनेजर ने टारगेट दिया 100 यूनिट्स बनाने का
और उस ग्रुप में मेंबर हैं 10, तो डिवाइड हो गया टारगेट, 10 यूनिट्स सब लोग प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। अब क्या है कि एक आदमी को सिर्फ ये नहीं कंसंट्रेट करना कि मुझे 10 बनाने हैं गुड्स, तो 10 ही बनाने हैं, उनको कंसंट्रेट करना है कि ग्रुप का टारगेट पूरा होना चाहिए। मान लीजिए उसमें से 2 वर्कर बीमार हो गए, सिक हो गए, तो बाकी के 8 मेंबर्स को भी वो 100 का टारगेट अब पूरा करना है। दिस इज़ कॉल्ड टीम स्पिरिट। इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है, इससे टीम स्पिरिट आया एंड ग्रुप के गोल्स अचीव हो गए। और अगर नहीं फॉलो करेंगे तो कभी भी ग्रुप गोल अचीव नहीं हो पाएगा, ना टीम स्पिरिट आएगा, और सिर्फ स्ट्रेस रहेगा इंडिविजुअलिज्म। हर आदमी सिर्फ अपनी अपनी सोचेगा, ग्रुप की नहीं सोचेगा। सो दीज वर द 14 प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फ्योल. Go through them, read them thoroughly and learn them. Thank you. Have a nice day.